अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा फातिमा और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी, वो प्रोग्राम जहां सच्चाई पर्दों के पीछे नहीं छुपती बल्कि हकाइक की रोशनी में बेनकाब की जाती है। नाजरीन, हमारा माशरा रोज बरोज किस तरफ जा रहा है? क्या कानून सिर्फ ताकतवर के लिए है और कमजोर की कोई हैसियत नहीं? वो मजलूम जिनकी आवाजें दबाने की कोशिश की जाती है, क्या वो कभी इंसाफ हासिल कर पाएंगे? जुर्म कहानी का मकसद उन गुनहगारों को बेनकाब करना है जो कानून और इंसानियत के तमाम उसूल रोंद कर मासूम जिंदगियों को तारीकी में धकेल देते हैं। जी हाँ, आज की कहानी भी ऐसी ही दरिंदगी की अक्कासी करती है। एक ऐसा जुर्म जिसने ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया और एक ऐसा निज़ाम जो मुजरिमों के आगे बेबस नजर आता है। ये महज एक दास्तान नहीं बल्कि एक सवाल है, क्या हम ऐसे जुर्म के खिलाफ खड़े होंगे या हमेशा कितना खामोशी इख्तियार कर लेंगे? आइए इस जुर्म की हकीकत से पर्दा उठाते हैं और इंसाफ के मुंतजिर मजलूमों की आवाज बनते हैं। नाजरीन, खैर और शर की कुव्वतों का टकराव अजल से जारी है। इस टकराव में कभी खैर का पलड़ा भारी होता है और कभी शर का। बदकिस्मती से आजकल पाकिस्तान में शर का पलड़ा खैर की निस्बत भारी है और खासा भारी है। इस शर में अमन व अमान का मसला सर फहरिस्त है। इस्लामाबाद जो कभी पाकिस्तान का सबसे महफूज और पुरअमन शहर समझा जाता था, अब जराइम की नई लहर की जद में है, जिससे शहरियों में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ रहा है। हालिया हफ्तों में दो दिल दहला देने वाले वाक़यात पेश आए जिन्होंने दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी सूरत हाल पर संगीन सवालात उठा दिए। पहला वाक़या सवा गार्डन्स में पेश आया, जहां एक 12 साला बच्चे को अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल के वालिदैन मजदूरी के लिए घर से बाहर थे और जब वो वापस आए तो अपने बच्चे की लाश पर जख्मों के निशान देखे। इस वाक़े ने वालिदैन और बच्चों में खौफ हिरास फैला दिया और सवाल उठाया कि क्या हमारे बच्चे अब अपने घरों में भी महफूज नहीं रहे। दूसरा वाक़या F9 पार्क के करीब पेश आया, जहां एक मारूफ फूड चेन के सामने सड़क पर खवातीन को ज़दोकूब किया गया। वीडियो में मुल्जिमान को खवातीन को बालों से पकड़कर घसीटते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने मुतासरा खातून की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज किया और मरकजी मुल्जिम जमाल को गिरफ्तार किया। ताहम बादजा खवातीन ने सुलह कर ली और बयान दिया कि जमाल बेकसूर है, जिसके बाद मुल्जिम की जमानत मंजूर कर ली गई। ये वाक़या इस बात की निशानदेही करता है कि अवामी मकामात पर भी खवातीन की हिफाजत यकीनी नहीं है और कानून नाफिज करने वाले इदारे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगाता है। इन वाक़यात ने इस्लामाबाद के शहरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ा दिया। अगर मुल्क के दारुल हुकूमत में जराइम की सूरत हाल है तो बाकी मुल्क का क्या हाल होगा? ये वक्त है कि हुकाम संजीदगी से इक़दाम करें ताकि शहरियों का एतमाद बहाल हो और वो खुद को महफूज महसूस कर सकें। एक अलमनाक वाक़े में एक मुबैना ज्यादती करने वाले ने 12 साला स्कूल के बच्चे को अगवा किया, उसके साथ ज्यादती की और फिर उसे कत्ल करके पड़ोस के घर के पानी के टैंक में फेंक दिया। ये खौफनाक जुर्म सवा गार्डन में उस वक्त पेश आया जब मुतासरा बच्चे के वालिद ने 4 मार्च 2025 को लोही भेर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत को निंदा ने बताया कि उसका बच्चा दिलशाद एक मोटरसाइकिल के साथ लापता हो गया है। लोही भेर पुलिस स्टेशन में पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 364 के तहत FIR दर्ज की गई और ASI जुल्फकार को केस की तफ्तीश का जिम्मेदार मुकर्रर किया गया। CCTV फुटेज का जायजा लिया गया और इसी दिन मोटरसाइकिल को स्ट्रीट 49 पर से बरामद किया गया। पुलिस ने बच्चे के आखिरी मालूम मकाम के करीब मकानात का जायजा लेने के बाद लापता बच्चे की तलाश का काम शुरू कर दिया। तफ्तीश के दौरान शिकायत कुनंदा के बयान की बुनियाद पर 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने केस को मजीद मजबूत बनाने के लिए शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी रखा, जबकि जराए ने तस्दीक की। एक बड़ी कामयाबी इस वक्त मिली जब तफ्तीशकारों ने सवा गार्डन में एक पानी के टैंक से 12 साला बच्चे की लाश बरामद की। ये दरियाफ्त उस वक्त हुई जब मरकजी मुल्जिम ने जुर्म का एतराफ किया और 2 दीगर अफराद को मुलविस बताया। तफ्तीशकारों के इब्तिदा में मुल्जिम पर शुबा हुआ जब उन्होंने उसके कमरे को जुर्म की जगह के तौर पर शनाख्त किया। पुलिस जराए ने तस्दीक की कि केस को मजबूत बनाने के लिए शवाहिद इकट्ठे किए गए। जराए ने मजीद बताया कि पड़ोसी बच्चे खुद ब खुद आगे आए और बताया कि मुल्जिम ने पहले भी दीगर कम उम्र बच्चों के साथ ज्यादती की कोशिश की थी। मुतासरा बच्चे के बड़े भाई ने भी पड़ोसी के घर जाकर अहमद की तलाश की थी, क्योंकि उसने माजी में भी उसके साथ नामुनासिब हरकत की थी। अपने इतराफी बयान में मुल्जिम ने बताया कि उसने मुतासरा बच्चे को रोका जो अपने वालिद की मोटरसाइकिल चला रहा था और उसे अपने कमरे में ले गया। जब बच्चे ने मुजाहमत की और उसे अपने वालिद को बताने की धमकी दी तो मुल्जिम ने जबरदस्ती उसके साथ ज्यादती की और फिर उसे कत्ल करने का फैसला किया। उसने बच्चे को गला घोंट कर हलाक कर दिया और उसकी लाश को पानी के टैंक में फेंक दिया।
SSP ऑपरेशन शुएब खान ने रिपोर्ट की तस्दीक करते हुए कहा कि केस की तफ्तीश करने वाले एहलकारों ने पेशावराना महारत का मुजाहरा करते हुए 24 घंटे के अंदर केस को हल कर लिया। उन्होंने कहा कि तफ्तीश के दौरान किसी किस्म के दबाव का इस्तेमाल नहीं किया गया और हम तकनीकी और फोरेंसिक शवाहिद की बुनियाद पर केस को पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब इतवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक मर्द ने 2 खवातीन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। ये वीडियो देखकर हर दिल दहल गया, लेकिन हकीकत यह है कि वाकया गुज़िश्ता माह 23 फरवरी को पेश आया था और मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर रहा कर दिया था। वीडियो के वायरल होने के बाद ही मामला फिर से गरमाया और सवाल उठने लगे कि आखिर मुलजिम कौन था, उसने ऐसा क्यों किया और क्यों इस्लामाबाद जैसे शहर में खवातीन की हिफाजत यकीनी नहीं बनाई जा रही। इस्लामाबाद पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा कि वाक़े पर बरवक्त कार्रवाई की गई थी। मुलजिम को गिरफ्तार करके 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर लिया गया और बाद में इसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई काफ़ी थी? जब तक वीडियो वायरल नहीं हुई थी इस वाक़े पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। क्या यही हमारे शहर की हिफाजत का मयार है? तफसीलात के मुताबिक मुलजिम ने खवातीन पर तशद्दुद उस वक्त किया जब उन्हें एक रेस्टोरेंट की पार्किंग में अपनी वीडियो बनाते देखा। मुलजिम को शक गुजरा कि ये खवातीन इसकी फैमिली की वीडियो बना रही हैं, हालांकि ऐसा नहीं था। बात बढ़ते बढ़ते तशद्दुद पर पहुंच गई। मुलजिम ने खवातीन को बालों से पकड़कर घसीटा, उन पर तशद्दुद किया और उनका बैग छीन लिया जिसमें 20 लाख रुपए कैश और 10 तोले सोना था। वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बनाई जो बाद में पुलिस को सबूत के तौर पर दी गई। लेकिन क्या ये सबूत काफी था? क्या मुलजिम को जमानत मिल जाना इंसाफ है? नाजरीन, इस्लामाबाद जो कभी मुल्क का सबसे महफूज शहर समझा जाता था, आज अपने शहरियों की हिफाजत करने में नाकाम नजर आता है। शहर के पार्क्स, मार्केट्स और अवामी मकामात पर खवातीन के लिए अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता जा रहा है। F9 पार्क जैसे मकामात जो कभी खानदानों के लिए महफूज थे, आज खवातीन के लिए खतरनाक बनते जा रही हैं। क्या यही हमारे दारुल हुकूमत का मुस्तकबिल है? सवाल यह है कि क्या हमारे सिक्योरिटी इदारे अपने शहरियों की हिफाजत करने में नाकाम हो चुके हैं? क्या हमारी खवातीन को महफूज माहौल फराहम करना इतना मुश्किल हो चुका? क्या हमारी अदालती निज़ाम की सुस्त रवि और जमानतों का खेल इंसाफ के रास्ते में रुकावट? जी हाँ, इस्लामाबाद जो कभी सब्ज और पुरसकून शहर के तौर पर जाना जाता था, आज अपने शहरियों के लिए अदम तहफ़्फ़ुज़ का शहर बनता जा रहा है। ये वाक़या सिर्फ एक मिसाल है। हर रोज़ ऐसे वाक़यात हमारे मुआशरे को झंझोड़ रहे हैं। खवातीन के लिए ना तो पार्क्स महफूज हैं, ना सड़कें और ना ही अवामी मकामात। ये वक्त है कि हम अपने शहर की हिफाजत के मयार पर सवाल उठाएं। ये वक्त है कि हम अपनी खवातीन की हिफाजत को यकीनी बनाएं। ये वक्त है कि हम इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करें, वरना हमारा दारुल हुकूमत ना सिर्फ अपनी रौनक खो देगा बल्कि अपने शहरियों का एतमाद भी। सिक्योरिटी इदारे अपने फराइज से गाफिल नजर आते हैं और इंसाफ का निज़ाम सुस्त रवि का शिकार है। क्या यही हमारे दारुल हुकूमत का मुस्तकबिल है? क्या हमारी खवातीन को महफूज माहौल फराहम करना इतना मुश्किल है? ये सवाल हर शहरी के दिलो दिमाग में गूंज रहा है, लेकिन जवाब कौन देगा? नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, दुनिया चांद पर पहुंच गई और हम बहैसियत पाकिस्तानी आज भी पत्थरों के ज़माने की रवायत को जिंदा रखे हुए हैं। कदीम ज़माने में कबीलों में अमन व अमान कायम रखने के लिए जरगा या पंचायत हुआ करती थी, जिन्हें हम देसी अदालती निज़ाम से ताबीर कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ कबाइल आज भी मौजूद हैं और पूरी तरह राइजो मुतहरिक भी हैं। इन जरगों और पंचायतों के अपने कायदे, कानून और रस्म व रिवाज होते हैं। वन्नी या सवारा भी इनमें से एक रस्म है जो 2 खानदानों या कबीलों के दरमियान सुलह के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस जैसी और भी बहुत सी रस्में हैं, जैसे कारोकारी, सत्ती और इम्तहान, बेगुनाही वगैरह। कमसिन बच्चियों की जबरदस्ती शादी या उन्हें वन्नी करने के घिनौने जुर्म की रोकथाम के लिए मुल्क में कानून मौजूद हैं जो किसी भी 16 बरस से कम उम्र लड़की की जबरदस्ती शादी या किसी भी लड़की को वन्नी में देने के खिलाफ हैं। इसके बावजूद कमसिन बच्चियों की शादियों के केसेस में कमी ना आ सकी। पाकिस्तान में बच्चियों को वन्नी करने या जबरी शादी करने के खिलाफ अब से कुछ अर्सा कबल कानून में तरामीम की गई, जिसके तहत वन्नी में मुलविस अफराद को कम अज कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 10 बरस कैद या 10 लाख रुपए जुर्माने तक की सजा देने का कानून मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद मुल्क भर में बच्चियों को वन्नी करने के वाकयात सामने आते हैं। ये कैसा इंसाफ है जहां जुल्म को रिवायत समझकर कबूल कर लिया जाता है, जहां पंचायतें कानून से बालातर होकर फैसले सुनाती हैं और मासूम जिंदगियां उनके बेरहम फैसलों की नजर हो जाती हैं।
خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک باپ نے اپنی بیٹی کو ظالمانہ روایت کی بھیڑ چڑھنے سے بچانے کے لیے وہ فیصلہ کیا جس نے ہر درد مند دل کو دہلا کر رکھ دیا۔ ایک غیر قانونی پنچایت نے مقامی شخص کو مجبور کیا کہ وہ اپنی کمسن بیٹی کو ونی کے طور پر حوالے کر دے۔ وہی ظالمانہ رسم جس میں عورت کو محض ایک سودے کا حصہ بنا دیا جاتا ہے، جہاں کسی اور کے جرم کی سزا کسی معصوم کو دے دی جاتی ہے، لیکن اس باپ نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ اپنی بیٹی کی عزت اور مستقبل کو محفوظ رکھنے کے لیے اس نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن مرنے سے پہلے وہ ظالموں کا پردہ فاش کر گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے ایک وائس نوٹ ریکارڈ کرایا جو اب ایک ثبوت کے طور پر سب کے سامنے آ چکا ہے۔ اس نے پنچایت کے 4 ارکان کو اپنی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا اور ان کے فیصلے کی حقیقت بے نقاب کر دی۔ اس کے الفاظ میں وہ درد تھا جو ایک باپ اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، وہ بے بسی تھی جو ہمارے معاشرتی نظام کے زخموں کو عیاں کر دیتی ہے۔ مجھے زبردستی اسٹامپ پیپر پر دستخط کرنے پر مجبور کیا گیا، میرے ساتھ زیادتی کی گئی، لیکن بس میں اپنی بیٹی کو قربان نہیں کر سکتا، میں اپنی بیٹی پر قربان ہو رہا ہوں۔ اب یہ حرام موت ہے یا جو بھی ہے، خدا حافظ۔ ناظرین، یہ آخری الفاظ تھے اس شخص کے جو قانون اور انصاف کے دروازے بند پاتا ہے، جو پنچایت کے ظالم فیصلوں کے آگے بے بس ہو جاتا ہے اور جس کے پاس اپنی بیٹی کو بچانے کا بس ایک ہی راستہ بچتا ہے، اپنی جان دینا۔ اندرون سندھ، پنجاب اور پشتون علاقوں میں عرصہ دراز سے تنازعات نمٹانے، خون معاف کروانے یا دیگر فوائد حاصل کرنے کے لیے کم عمر بچیوں کی شادی مخالف گروہ یا فائدہ دینے والے کسی شخص سے طے کر دی جاتی ہے۔ اس غیر اسلامی اور غیر انسانی رسم کی ابتدا 400 برس قبل ہوئی تھی، جب 2 پٹھان قبیلوں کے درمیان جنگ بندی کے لیے قصاص یا دیت کے طور پر لڑکیوں کے رشتے طے کرنے کی رسم کا آغاز ہوا، اور تب سے روایت ونی کے نام سے چلی آ رہی ہے۔ ونی جیسی ظالمانہ رسم کوئی نئی بات نہیں۔ پاکستان میں کئی بار ایسی داستانیں منظر عام پر آتی رہی ہیں جہاں عورتوں کو محض مردوں کی غلطیوں کی قیمت چکانے کے لیے قربان کر دیا جاتا ہے۔ 2019 میں پنجاب کے علاقے مظفر گڑھ میں ایک 12 سالہ بچی کو ونی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا کیونکہ اس کے بھائی پر الزام تھا کہ وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ 2021 میں سندھ کے ایک گاؤں میں 15 سالہ لڑکی کو پنچایت نے ونی قرار دے دیا، لیکن اہل علاقہ کی مزاحمت پر وہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ لیکن کتنی ہی ایسی کہانیاں ہیں جو میڈیا تک پہنچتی ہی نہیں، جو ظلم کی اندھیری کوٹریوں میں دب کر رہ جاتی ہیں۔ یہ رسم اس فرسودہ جاگیردارانہ سوچ کا نتیجہ ہے جو عورت کو محض جائیداد سمجھتی ہے، جس کے نزدیک عورت کا کوئی حق نہیں، کوئی آواز نہیں۔ یہ وہی سوچ ہے جو کاروکری، غیرت کے نام پر قتل اور ونی جیسے گھناؤنے جرائم کو جنم دیتی ہے۔ اس پورے معاملے کے دوران پولیس کہیں نظر نہیں آئی۔ ایک زندہ انسان جب انصاف کی امید کھو بیٹھے تو وہ موت کو گلے لگا لیتا ہے، اور یہی کچھ اس شخص کے ساتھ ہوا۔ وہ پولیس کے پاس کیوں نہ گیا؟ شاید اسے معلوم تھا کہ وہاں بھی انصاف کے دروازے بند ہوں گے، لیکن جب اس کا دردناک آڈیو نوٹ وائرل ہوا، جب سوشل میڈیا نے اس کی چیخیں سنی، تب جا کر پولیس کو ہوش آیا۔ 3 پنچایتی گرفتار کیے جا چکے، 4تھا فرار ہو چکا۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے نوٹس لے کر رپورٹ طلب کر لی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان قاتلوں کو واقعی سزا ملے گی یا یہ کیس بھی انگنت فائلوں کی طرح کسی میز کی دراز میں دفن ہو جائے گا؟ یہ صرف ایک کیس نہیں، یہ پورے نظام کی ناکامی کا آئینہ ہے۔ جب تک پنچایتوں کو غیر قانونی قرار دے کر ان کے خلاف سخت ایکشن نہیں لیا جاتا، جب تک قانون کی بالادستی قائم نہیں کی جاتی، تب تک نہ جانے کتنے باپ اپنی بیٹیوں کو بچانے کے لیے اپنی جان دینے پر مجبور ہوں گے۔ یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔ کب تک عورتیں ظلم کی بھیڑ چڑھتی رہیں گی؟ کب تک ونی، کاروکری اور غیرت کے نام پر قتل جیسے گھناؤنے جرائم ہوتے رہیں گے؟ اور کب تک ہمارے انصاف کے نظام کو کسی کی موت کے بعد ہی ہوش آئے گا؟ ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی۔ ناظرین، لالچ اور سفاکیت جب انسان کے دل میں گھر کر جائے تو وہ درندگی کی حدیں پار کر دیتا ہے۔ لاہور کے علاقے ہربنس پورہ میں ایک ایسا ہی اندوناک واقعہ پیش آیا جہاں محض ایک موبائل فون کے لالچ میں ایک بے بس 65 سالہ خاتون کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ کیا ہمارا معاشرہ اس قدر بے حس ہو چکا ہے کہ انسانیت کا خون بہانے میں لمحہ بھی نہیں لگتا؟ ہربنس پورہ میں 65 سالہ شکیلہ بی بی اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ ان کے 4 بچے اپنی الگ زندگی گزار رہے تھے۔ جس روز یہ لرزہ خیز قتل ہوا،
पुलिस को खातून की लाश बाथरूम में मिली और इब्तदाई शवाहिद से ये जाहिर हुआ कि मौत करंट लगने से हुई, लेकिन तफ्तीशी टीमों को जल्द ही अंदाजा हो गया कि ये एक इंतहाई सफाकाना कत्ल है। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक तन्हा रहने वाली खातून के घर तक रसाई किसको हासिल थी। तहकीकात आगे बढ़ी तो मालूम हुआ कि मकतूला के घर में रंग और रोगन का काम जारी था और एक शख्स जिसका नाम अजीम था वहाँ अक्सर आता जाता था। जब पुलिस ने इलाके में शवाहिद इकट्ठे किए और मुलजिम की निशानदेही के लिए मुखबिर छोड़े तो हैरान कुन इंकिशाफात सामने आए। मकतूला के घर की तलाशी के दौरान पुलिस को फर्श पर बिखरे कच्चे चावल मिले और जब मुलजिम अजीम के घर छापा मारा गया तो वहाँ भी वही चावल मौजूद थे। ये एक ऐसा सुराग था जिसने पुलिस का शक मजीद पुख्ता कर दिया। जब मुलजिम को गिरफ्तार किया गया तो उसने एक खौफनाक एतराफ किया जिसने सबको हिलाकर। मैं बताऊं कि किस तरीके से हमारा इन्वेस्टिगेशन विंग, लाहौर पुलिस ऑपरेशन विंग, CIA और दीगर हमारी एजेंसीज ऐसे केसेस पर काम करती हैं और इन्हें ट्रेस करके आवाम को रिलीफ देती हैं। ये जो आपने केस अभी मेंशन किया, ये इंतहाई सेंसिटिव नेचर का था। जिस वक्त हमें इस केस की इत्तला मिली, हमें जो इंसिडेंट से क्राइम सीन की रिपोर्ट्स आईं, जो पिक्चर्स आईं, वो देख के लगता था कि ये एक मर्डर तो है, बट इतना सफाकाना कत्ल ये कैसे हो सकता है। तो इस पर हमने एक टीम बनाई जिसमें SP कैंट हमारी बुशरा निसार थी, हमारे वहाँ के DSP थे बागबानपुरा के, और जो हमारा थाना है हरबंसपुरा उसके IO थे, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे। इन सब ने क्राइम सीन को विज़िट किया और क्राइम सीन यूनिट हमारा यहाँ से गया, उसने एविडेंस कलेक्ट की और ये डिटरमिन किया कि कॉज ऑफ डेथ क्या उस खातून को करंट लगने की वजह से है या और कोई ऐसी इंजरी है कि उसको पहले मर्डर किया गया और फिर वहाँ पे शिफ्ट किया गया हो, फिर उसके साथ ये तार जो हैं वो केबल्स अटैच की गई और करंट जो है वो ऑन किया गया। अब ये इस तरह का केस था और ब्लाइंड मर्डर था। यकीनन ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करना एक इंतहाई चैलेंजिंग काम होता है पुलिस के लिए। इस पे जब हमने ये इस तरह से देखा तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये कोई ऐसा बंदा है जिसको इस घर के मैप का पता है, इसको ये भी मालूम है कि खातून यहाँ पर अकेली हैं और इनके जो खातून की फिर हमने बायोडाटा वगैरह लिया तो इनके 4 बच्चे हैं जो यहाँ इनके साथ नहीं रहते और वो कहीं और रहते हैं। तो हमने फिर ये चीज़ डिटरमिन करने की कोशिश की कि किसका यहाँ पर आना जाना था, कौन बंदा था जो घर को फ्रीक्वेंटली विज़िट करता था। इस पर हमने अपने सादा कपड़ों में भी बंदे लगाए, उन्होंने मोहल्ले से सारी डिटेल्स ली कि कौन यहाँ पर आता है कौन जाता है। तो हमें फिर ये पता चला कि रिसेंटली ये जो खातून है इन्होंने एक घर में अपने पेंट करवाने के लिए एक पेंटर को हायर किया था। तो जैसे ये चीज़ हमारे सामने आती है तो सस्पिशन क्लिक करती है हमारी और हम उस बंदे को ट्रेस करते हैं। हमने उसको जब अरेस्ट किया तो जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपनी इस किस्म के केसेस में। तो हमें 3-4 ऐसे सॉलिड एविडेंसेस मिले जिससे हमें ये पता चल गया कि ही वाज द लास्ट विजिटर इन दैट होम। ठीक है, ये करने के बाद हमने उसको इंटेरोगेट किया। यस, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटेरोगेशन उसने ये जो है चीज़ पॉइंट आउट की या ये हमें बताया सारा उसने कि खातून के पास जब ये काम कर रहा था वहाँ पे तो उसने एक मोबाइल देखा। अब उस मोबाइल के बैक साइड पे 4 कैमरे थे। अब ये 4 कैमरे आईफोन के पीछे भी होते हैं, तो इसको लगा कि आईफोन जो है ये मैंने लेना है किसी भी तरीके से, चाहे मैं इसको चुरा लूँ, चाहे मुझे स्नैच करना पड़े, कुछ भी हो। तो उसके हिसाब से उसका जो मेन टारगेट था वो ये नहीं था कि उस घर को पेंट करता और हलाल रोज़ी कमाता। उसकी जो सोच थी, ज़ाहिर है क्रिमिनल जो माइंड सेट है वो हम ये कहते हैं कि हर बंदे में होता है, बट वो कितना % है, तो ये उस लेवल को क्रॉस कर गया कि जहाँ पर इसने वो ऑफेंस कमिट करने का इरादा कर लिया। ये कैसा माशरा बनता जा रहा है जहां मामूली चीजों के लिए इंसानियत का खून बहाया जा रहा है? क्या गुर्बत और लालच मिलकर ऐसी ज़हनियत पैदा कर रही हैं जो जुर्म को आसान बना देती हैं? और सबसे अहम सवाल यह है कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे जुराइम पेशा जहन रखने वाले अफराद पल रही हैं और हमें मालूम भी नहीं होता। आखिर इसका हल क्या है? मुलजिम ने बताया कि उसने मकतूला के मोबाइल फोन को आईफोन समझकर चोरी करने की कोशिश की। जब खातून ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो उसने वहशियाना तरीके से पहले उनके सर पर डंडा मारा, फिर बेहोश होने के बाद उन्हें वॉशरूम में ले गया, फर्श पर पानी गिराया, अंगूठों पर बिजली की तारें लपेटकर उन्हें करंट लगा दिया और कत्ल कर दिया। अब जिस दिन ये ऑफेंस होता है, ये हमारी डेट हमें जब कन्वे हुआ इतवार की रात थी, 2 मार्च थी, जब हमें रिपोर्ट होता है। अब जब इसकी इंटेरोगेशन होती है तो ये बताता है कि जी मैं बिल्कुल काम करने गया, खातून क्योंकि मुझे जानती थी, मैंने उस घर में बैठ के चाय भी पी है। फिर जब मैंने अपना टारगेट अचीव करना था जो कि मोबाइल था, वो जब मैंने करने की कोशिश की है तो वो खातून ने मज़ामत की। जिस मज़ामत की वजह से उसने स्टिक हिट की इसके फोरहेड पे स्टिक हिट करने की वजह से वो खातून अनकॉन्शियस हुई और फिर इसने वो डेड बॉडी या जो अनकॉन्शियस थी वो उनको शिफ्ट कर दिया वॉशरूम में।
واش روم میں اس نے ٹیپ واٹر لیا اور وہ لے کے سارا نیچے جو فلور تھا اس پہ اس کو پھیلا دیا پانی کو. پھر اس نے وہ تار لگایا اور تار اٹیچ کیا ان کے دونوں جو پیر ہیں ان کے انگوٹھوں پہ اور اس کو وہاں ٹوسٹ کر دیا سارے کیبل کو, اور پھر اس نے کرنٹ آن کر دیا, جس سے یہ کنفرم ہو گیا کہ ڈیتھ ان کی ہو گئی. وہ یہ موبائل لے کے وہاں سے نکلتا ہے, جاتے جاتے یہ ایک اور کام کرتا ہے جو کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. گھر میں چاول کی بوری رکھی ہوئی تھی, وہ بوری بھی لے جاتا ہے. اب بوری کیونکہ یہ اکیلا اٹھا نہیں سکتا تھا, آدھے چاول اس نے وہیں گرا دیے, آدھے چاول اٹھا کے چلا گیا. اب جب ہم نے سرچ کیا اس کا گھر تو وہ چاول ہمیں وہاں سے بھی ملے, یہاں سے بھی ملے, موبائل بھی ہمیں مل گیا. اب موبائل اس میں جو سب سے دیکھیں جو لیسن کہتے ہیں نا ہم کہ کیا لیسن ہمیں ملتا ہے, وہ موبائل آئی فون کا تھا ہی نہیں, وہ انفینکس کا موبائل تھا. اب انفینکس کا موبائل اس کا ٹارگٹ بھی نہیں تھا. اگر اس کو پہلے یہ پتا ہوتا کہ آئی فون نہیں ہے انفینکس ہے تو ہو سکتا ہے یہ والا اوفینس کمٹ نہ ہوتا, ایک قیمتی جان ہماری نہ ضائع ہوتی. ایک ایسی خاتون جو کہ 65 سال جس کی عمر ہے, اس کے 4 بچے ہیں, اس نے شریف زندگی گزاری, وہ مرڈر نہ ہوتی. تو یہ لالچ جو ہے اس میں, یہ ایک چیز دیکھ لیں, کیونکہ وہ پینٹر کا کام کر رہا تھا, کمائی تو آ ہی رہی تھی, اس کا روزی روٹی تو اس کی چل رہی تھی, بٹ وہ آئی فون لینے کے چکر میں اس نے اتنا بڑا آفینس جو ہے وہ کمٹ. قتل کے بعد وہ موقع سے فرار ہوا, لیکن جاتے ہوئے گھر میں موجود چاولوں کی بوری بھی لے جانے کی کوشش کی. چونکہ بوری بھاری تھی وہ پوری نہ اٹھا سکا, آدھے چاول وہیں چھوڑ دیے اور آدھے ساتھ لے گیا. یہی وہ چاول تھے جو بعد میں اس کے گھر سے برآمد ہوئے. دوران تفتیش ملزم نے اعتراف کیا کہ وہ صرف موبائل کے کیمروں کو دیکھ کر اسے قیمتی آئی فون سمجھ بیٹھا تھا, لیکن حقیقت میں وہ کسی اور کمپنی کا عام موبائل تھا. ایک غلط فہمی اور لالچ نے ایک معصوم جان لے لی. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے چالان مکمل کر لیا ہے اور جلد اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا تاکہ اسے قرار واقعی سزا ملے. ناظرین, یہ واقعہ نہ صرف ایک لرزہ خیز قتل ہے بلکہ ہمارے معاشرے کے بگڑتے ہوئے حالات کا آئینہ بھی ہے. آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جو ایک عام انسان کو صفاق قاتل بنا دیتی ہیں؟ کیا یہ غربت ہے؟ کیا یہ معاشرتی بے حسی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر ہماری سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ایسے جرائم کی روک تھام میں کہاں کھڑے ہیں؟ کیا قتل کے بعد مجرم کو پکڑ لینا ہی کافی ہے یا ہمیں ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ جرم سرزد ہی نہ ہو؟ یہ وقت ہے کہ ہم ان سوالات پر سنجیدگی سے غور کریں تاکہ آئندہ کوئی بے بس اور تنہا انسان کسی درندہ صرف شخص کا شکار نہ بنے. ناظرین, جرم کی دنیا اندھیر نگری کی طرح ہے جہاں لالچ, نفرت اور خود غرضی کے سائے منڈلاتے رہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں, اندھیرے چاہے کتنے بھی گہرے ہوں, انصاف کی روشنی ہمیشہ اپنا راستہ بنا لیتی ہے. ہر جرم ایک سبق چھوڑ جاتا ہے, ہر مجرم کی کہانی عبرت کی ایک تحریر ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کہانیوں سے سیکھیں, خود کو اور اپنے معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے قانون, اخلاقیات اور انسانیت کی حدود کو نہ پہچانیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں. یہ تھی آج کی جرم کہانی, ایک ایسی داستان جو حقیقت پر مبنی تھی, سبق آموز بھی اور سنسنی خیز بھی. اگلی بار پھر حاضر ہوں گے نئی کہانیوں کے ساتھ جہاں جرم بے نقاب ہوگا اور انصاف کی گونج سنائی دے گی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.